मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बोधि फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम एक नए नवाचार के तहत उन प्रतिभाओं से आपको परिचित करवा रहे हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अलग अलग समय पर अपनी प्रतिभा से, अपनी मेहनत से, लक्ष्य के प्रति अपने समर्पण से किसी खास मुकाम को हासिल करते हैं। तो इस नवाचार की पहली कड़ी में आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान उपस्थित हैं। बालोतरा बाड़मेर के निकट से आदरणीय लक्ष्मण जी बोधी साहब, आपका हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित स्कूल लेक्चरर परीक्षा में जो संस्कृत विभाग की तरफ से थी, उसमें कुल 11 पद थे और आपने 7वीं रैंक के साथ चयनित होकर एक अद्भुत सफलता की मिसाल पेश की है। तो आज के इस एपिसोड में, आज के साक्षात्कार में हम लक्ष्मण से बहुत विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे कि वो किस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आई है, उनकी शिक्षा वगैरह किस किस जगह पर हुई, कैसे हुई, तैयारी का उनका पैटर्न क्या रहा और अंततः आज तक की जो यात्रा है, उन तमाम विषयों पर बहुत विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले तो लक्ष्मण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस शो में। धन्यवाद जी। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, क्योंकि जब भी हम प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करते हैं, उसमें सफलता की बात करते हैं, तो सहज ढंग से बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल रहता है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जी। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं। परिवार में कौन कौन लोग थे, वहां पे शिक्षा का माहौल कैसा था, और उन सारी चीजों से परिचित करवाएं। जी, मेरा परिवार मजदूर परिवार से बिलोंग करता है और मेरे पिताजी भाई में से कोई पढ़े लिखे नहीं है, कोई भी 8th पास आउट नहीं है और मैं पहला था जिसने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की है। जी जी। जी, बिल्कुल ये सहजता से समझा जा सकता है कि हम जिस सामाजिक ढांचे में पलकर बड़े होते हैं, स्वाभाविक रूप से कमोबेश बहुत से लोगों की ऐसी ही पृष्ठभूमि होती है और उसी परिवार का, उसी सामाजिक ढांचे का हिस्सा रहते हुए जब हम कोई परिवार ये निर्णय करता है कि हम अपने बच्चे को स्कूल में भेजेंगे पढ़ने के लिए, भले ही माँ बाप अनपढ़ रहे हों, भले ही परिवार में बहुत अच्छा माहौल नहीं रहा हो, तो आपकी प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन या कॉलेज स्तर की शिक्षा जो है वो कहाँ कहाँ हुई, और उस वक्त कोई विशेष अनुभव आपके रहे हों तो वो भी आप साझा करें। जी, मेरी जो 1 to 12th है वो मेरे गाँव पारलू से हुई और गवर्नमेंट विद्यालय से हुई है। और उस दौरान मेरे जो गुरुजी थे ओम प्रकाश जी, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया और इंग्लिश के प्रति मेरा इंटरेस्ट क्रिएट किया। जी और उसके बाद में मैंने जो ग्रेजुएशन है वो जोधपुर से की है, गवर्नमेंट कॉलेज से। और उसके बाद में मैंने एमए प्राइवेट से की है, कोटा ओपन से, और बीएड रेगुलर की जोधपुर से। जी जी, तो बीएड कब पूरी हुई थी आपकी? बीएड मेरी 2023 में हुई थी। तो ये सामान्यतः ऐसा रहता है कि बीएड करने के बाद जब भी कोई टीचर्स की वैकेंसी आती है, हर एक प्रतियोगी बहुत गंभीरता के साथ, बहुत शिद्दत के साथ परीक्षा की तैयारी में जुट जाता है। बीएड करने के बाद ये चयन तक आप और कौन कौन सी परीक्षाएं दे चुके थे, या फिर आपके मन में भी ये डर था कि बहुत संघर्ष है, जैसा लोग कहते हैं कि राजस्थान में लगभग 15 लाख के आसपास लोग बीएड करके बैठे हुए हैं, तो उस बेरोजगारों की भीड़ में अपने आप को अलग कर लेना, कामयाब कर लेना, इस रास्ते पर चलते हुए जो समस्याएं आई, जो परेशानियां आई, वो अगर आप साझा करना चाहें तो। बीएड के दौरान एक समस्या ये थी कि अर्निंग एंड लर्निंग दोनों साथ जी में भी करना था। तो मैं बीएड चल भी रही थी और साथ में पढ़ाता भी था बच्चों को। जी तो जोधपुर में मैं जब 2 साल बीएड की और साथ में पढ़ाई भी और पैसों को इकट्ठा किया लगभग 30,000 के आसपास, जी कि भी आगे मुझे बीएड के तुरंत बाद स्कूल वैकेट भर्ती परीक्षा की तैयारी करनी है और पेमेंट भी चाहिएगा। तो ओके मैंने वो अर्निंग करके पैसे इकट्ठा कर दिए और जैसे ही बीएड कंप्लीट हुई तुरंत प्रभाव से मैं जो है सूरतगढ़ आ गया कि मुझे ओके आगे 1-2 साल नियमित रूप से पढ़ाई करके स्कूल लेक्चर में सेलेक्ट होना है। जी तो मैं सूरतगढ़ आ गया और वहाँ पर मैं कंटिन्यू 2 साल तक अध्ययन किया और बोधि फाउंडेशन में रह करके वहाँ अध्ययन किया, कोचिंग संस्थान से भी शिक्षण प्राप्त किया और अंतिम रूप से सफल हो गया। ओके ओके। तो आपने जिक्र किया बोधि फाउंडेशन का। जैसे तैयारी के दिनों में बहुत से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के साथ ऐसा होता है कि जीवन के अलग अलग मोड़ पर, भले ही वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, या फिर किसी पारिवारिक कारण से बहुत सी समस्याओं का सामना कोई विद्यार्थी करता है। तो आपके सामने भी निश्चित रूप से आर्थिक परेशानियां थी, जैसा आपने जिक्र किया। तो बोधि फाउंडेशन के बारे में, चूंकि ये तो हमारे सारे के सारे दर्शक साथी जानते होंगे कि बोधि फाउंडेशन सूरतगढ़ में रहकर
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आवासीय सुविधाओं की व्यवस्था करता है, उन्हें स्कॉलरशिप देने की व्यवस्था करता है, ताकि जरूरतमंद प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करते हुए निश्चित रूप से सफलता को हासिल कर सके। तो आपको बोधि फाउंडेशन की जानकारी किस माध्यम से मिली, और फिर आपने जब आवेदन किया होगा निश्चित रूप से जैसी उनकी निर्धारित प्रक्रिया है, उसके बाद आपका चयन हुआ होगा, तो इस सारी प्रक्रिया में आप बोधि फाउंडेशन के योगदान को किस रूप में देखते हैं? अपनी सफलता में कितना सहायक पाया आपने बोधि फाउंडेशन को? जी, तो सबसे पहले तो जो बोधि फाउंडेशन की मुझे जानकारी है, सूरतगढ़ आने से पूर्व तो नहीं थी, अच्छा। लेकिन सूरतगढ़ में मैं पीजी में रहकर 20 दिन लगभग रहा और ओके। फिर लास्ट डेट थी उसकी फॉर्म भरने की 31 तारीख, तो मेरे पास किसी का स्टेटस था। जी। तो पता चला कि यहाँ बोधि फाउंडेशन नाम से कोई संस्थान है, तो वहाँ मैं खुद जा कर के विजिट किया और बहुत अच्छे थे कंप्यूटर ऑपरेटर साहब भी, तो उन्होंने मुझे तुरंत प्रभाव से वहीं फॉर्म भर दिया और ओके। फिर इंटरव्यू भी हो गया और मेरा चयन भी हो गया। और जी। उसके बाद ऐसा लग गया कि अब जो था ना चिंता पैसों वाली, वो खत्म सी हो गई थी, ओके। क्योंकि अब दोनों तरफ से हेल्प हो रही थी। एक तो रहने की व्यवस्था, और यदि आर्थिक स्थिति ज्यादा वीक है तो स्कॉलरशिप की भी। जी तो जी। मेरी उन्होंने रहने वगैरह की व्यवस्था की, भाई स्कॉलरशिप तो ठीक है कि इतना तो एफर्ट कर ही लेंगे, जी जी। तो रहने की शानदार व्यवस्था हो गई। तो फिर बाद में मेरे पास पैसों की कोई चिंता नहीं थी, अब एक ही था कि पढ़ना है। पहले अर्निंग लर्निंग करनी थी, अब केवल लर्निंग करनी थी। बिल्कुल तो फिर बिल्कुल। बार बार मैं पढ़ते रहा। और दूसरी बात ये थी कि जब लोग अपने लिए इतना कुछ कर रहे हैं, भाई अपनी सैलरी में से पेमेंट देके हमको पढ़ा रहे हैं, तो जी हमारा नैतिक दायित्व था कि हम पूरा 100% दें। तो जी दिन रात वो एक ही लक्ष्य था कि भाई बार बार पढ़ना है, तो जी। खूब जी पढ़ा मैंने। तो इसलिए मेरी सफलता में सबसे ज्यादा ग्रेजुएशन की, बीएड की, एमए की, उस दौरान वो तो एक क्वालिफिकेशन हो गई, लेकिन जब सफलता प्राप्ति तक जो रास्ता में जो ज्यादा सहयोगी रहा, वो बोधि फाउंडेशन ही है। जी जी। तो बहुत बहुत साधुवाद। मैं पुनः इस बात को स्पष्ट करूं कि राजस्थान के किसी भी जिले में रहने वाले वो विद्यार्थी जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सूरतगढ़ में रहकर उस कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, बोधि फाउंडेशन उनकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता है। तो जैसा लक्ष्मण जी ने बताया कि आपकी शैक्षणिक योग्यताओं के बाद प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दिनों का जो संघर्ष है, वो बोधि फाउंडेशन के संपर्क में आने के बाद, वहाँ चयन के बाद निश्चित रूप से थोड़ा सरल हुआ। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी दिमाग में आता है कि जब हम ये देखते हैं कि बोधि फाउंडेशन कुछ लिमिटेड बच्चों को ही अब जगह दे पाता है, जैसे किराए के भवन में जो हॉस्टल संचालित है, वहाँ लगभग 40 विद्यार्थी रहकर अध्ययन करते हैं, लेकिन इस तरह के शैक्षणिक प्रयासों की आवश्यकता, या फिर पूरे राजस्थान में ये दायरा विस्तृत हो, या फिर आप जैसे जो हाल ही में चयनित होकर आते हैं युवा, उनकी क्या जिम्मेदारियां बन जाती हैं? क्योंकि एक प्रतियोगी के रूप में हम खुद संघर्ष देखते हैं, खुद झेलते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि हमारी तरह और हजारों लाखों लोग और हैं पीछे जो संघर्ष कर रहे हैं। तो उनकी सफलता में हम जैसे जो नव चयनित लोग हैं, वो किस तरह से सहायक हो सकते हैं? हम अपना सर्वोत्तम योगदान कैसे दे सकते हैं? आपका दृष्टिकोण क्या है इस बारे में? मेरा दृष्टिकोण तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि यदि मुझे ये प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, जैसे बोधि फाउंडेशन जैसा, तो मैं जिस प्रतिभा मेरे अंदर थी वो निखर के नहीं आ पाती। जी मैं सेलेक्ट होने में टाइम लग सकता था, या हो सकता है मैं यात्रा से हार के वापस लौट जाता था। जी लेकिन जब ऐसी संस्था होती है जो आपका पूरा सपोर्ट करती है, तो मोटिवेशन भी मिलता है। जी तो जी। इस वजह से जो व्यक्ति नवचयनित जैसे मैं हूँ, मेरे और भी साथी जो सेलेक्ट होते हैं, तो अपना केवल दायित्व ये नहीं कि अपना खुद का घर बनाए, अच्छी गाड़ी लाए, या फिर ट्रैवल करे, या फिर अपनी लाइफ को एंजॉय। और भी साथी जो सेलेक्ट होते हैं, तो अपना केवल दायित्व ये नहीं कि अपना खुद का घर बनाए, अच्छी गाड़ी लाए, या फिर ट्रैवल करे, या फिर अपनी लाइफ को एंजॉयफुल बनाए। आप अपनी लाइफ बनाइए, बेहतर बनाइए, बेस्ट बनाइए, लेकिन जो आपकी वजह से यदि 2 व्यक्ति, 5 व्यक्तियों का यदि भला हो सकता है, जी तो आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि उनका व्यक्तित्व सफल होगा, उनका जीवन सफल होगा, तो वो और आगे बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे व्यक्तियों का भी जी जीवन सफल बनाएँगे। जी। तो बहुत बहुत साधुवाद। एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब हम किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए निकलते हैं, तो बहुत सारे युवा, बहुत सारे प्रतियोगी विद्यार्थी इस बात के लिए भ्रमित रहते हैं, क्योंकि सामने बहुत सी चुनौतियां होती है। मैं सेल्फ स्टडी करूं, मैं ऑनलाइन कोर्स करूं, मैं ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करूं, मैं सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूं। आपने किस माध्यम को चुना प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी? विशेष रूप से आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, इंग्लिश लेक्चरर की, आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे, सूरतगढ़ में रहकर कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन कर रखी थी, उसके बारे में भी थोड़ा साझा करें। जी, तो सबसे पहले सूरतगढ़ में आने का एक ही कारण था कि सूरतगढ़ में टेस्ट सीरीज अच्छी थी।
जी, बाकी अदर स्टेट में, सॉरी, अदर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे सीकर हो गया, जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, वहाँ भी मैंने सर्च किया था, जी, टेस्ट सीरीज़ नहीं थी, और नहीं थी, और उसके अलावा पेमेंट पे इसकी भी बहुत ज़्यादा था। जी, 40,000 फीस थी, तो वो मैं अफ़ोर्ड नहीं कर पाता था। जी, लेकिन यहाँ का सिस्टम अच्छा था, महीने का ₹1000। मैंने कहा सही है, ₹1000 जब तक अपने से वहन हो पाएँगा तब तो रह लेंगे, और जी, जब नहीं होगा तो फिर आगे की आगे देखेंगे। जी, तो यहाँ आ गया सूरतगढ़ में, फिर टेस्ट सीरीज़, तो जी, हमको क्या है, शेड्यूल दिया जाता था 5 जी, दिन का। तो 5 दिन का वो जो काम होता है, मिनिमम 10 से 12 घंटे पढ़ना ही पड़ता था, जी, जी, तभी शेड्यूल पूरा होता था। तो इससे एक सेल्फ स्टडी की हैबिट हो गई। तो थोड़े समय तक तो हम क्लास पे डिपेंड रहे, लेकिन जी, 5-6 महीने के बाद ऐसा लगा क्लास पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम है, शेड्यूल पूरा करो। तो जी, फिर पुस्तकों को पढ़ने की आदत लग गई, और वो भी ऑथेंटिक पुस्तकें बार-बार जी, पढ़ने की। तो हमारे खुद का जो सेंस बन गया कि प्रश्न कहाँ से उठेगा, जी, बार-बार पढ़ने से। इस वजह से सिलेक्शन में थोड़ी जी। आसानी सी हो गई। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं निश्चित रूप से मैं भी और हमारे बहुत सारे युवा साथी जो बाद में वीडियो देखेंगे, वो भी ये जानना चाहेंगे कि वे विद्यार्थी जो सूरतगढ़ में इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो प्राइमरी लेवल पे टीचर हो, सेकेंडरी टीचर हो या लेक्चरर हो, कौन-सा कोचिंग सेंटर रहा जहाँ पे आपने तैयारी की, या फिर आप युवाओं को सजेस्ट करना चाहें कि ये वाला सेंटर जो है बेहतर हो सकता है किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए? जी, इंग्लिश के लिए मैं अगर कहूँ तो पूरे राजस्थान में एकमात्र ही है, वो है जीएल। जी, इसके पीछे कारण ये है कि यहाँ टेस्ट सीरीज़ है, और आपको सेल्फ रीडिंग करने की हैबिट पड़ जाती है। जी, और अभी जो आरपीएससी पेपर बना रही है, वो कोई नोट्स से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वो ऑथेंटिक बुक्स में से और कहीं से भी कैसे भी उठा सकते हैं। जी, और जब आप वो कोई पुस्तक को, यदि ऑथेंटिक पुस्तक को डीप पढ़ते हो, तो आपका प्रश्न गलत नहीं होता है। इस जी, वजह से जी हेल्प इसलिए फेमस है, क्योंकि वो रिजल्ट देती है। अब जी, हमारे जो टोटल 11 पोस्ट थी, और 11 में से 6 सिलेक्शन हमारे यहाँ से हुई है, तो जी, 50% के आस-पास, उससे भी ज़्यादा। तो इसके पीछे एक ही कारण है कि वो बार-बार टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से सिलेबस 10-12 बार हो जाता है, तो जी, फिर जी, सिलेक्शन की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि जब हम लंबे समय तक तैयारी करते हैं, तब ये समस्या रहती है कि बहुत सारे युवा भटकाव की राह पर, मुझे रात इंदौरी की याद आती है कि लोग इतना डर-डर के चलते क्यों हैं? इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं? और मोड़ जवानी का होता है सँभलने के लिए, लेकिन सभी यहीं आकर फिसलते क्यों हैं? तो ये जो फिसलन है, ये जो भटकाव है, निश्चित रूप से जब हम लंबे समय तक तैयारी करते हैं, तो वो एकाग्रता, वो धैर्य, वो मेहनत का स्तर लगातार बनाए रख पाना, ये अपने आप में एक चुनौती रहती है। तो आपके साथ भी ऐसा होता था कि कभी भटकाव मन में आता था, या फिर जब ध्यान भंग होता था तो आप अपने आप को एकाग्र रखने के लिए क्या करते थे? इसमें मैं थोड़ा, एक मज़ाक सी है, लेकिन जैसे किसी व्यक्ति का या तो वाइफ़ से प्रेम होता है या जीएफ से प्रेम होता है, जी। तो वो क्या उसी के बारे में विचार करता है, कोशिश करता है फ़ोन पे उनसे बात जी, हो जी। जाए, मिल ले। हुँ। तो मेरा वो प्रेम मेरे लक्ष्य से था। तो जी। मैं क्या करता था कि भई अपन कुछ, जैसे अपने जीएफ से बात करते तो थकते नहीं है, 2 घंटे जाते जी, ऐसा जी। लगता है 15 मिनट ही बिल्कुल। हुए हैं। तो लक्ष्य से मैं इतना जुड़ गया था कि मैं हर बार उसी के बारे में विचार करता था, और बार-बार पढ़ता रहता था, ठीक है? और मतलब पढ़ने के माध्यम से ही अपना मनोरंजन करता था। कोई नई जी, जी। पुस्तक उठा ली, जी, जी। और फिर ये जो ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वो है अपने कुछ अदर लक्ष्य बना लेते हैं। जब जी, एक ही जी। टारगेट होता है और उसी को पढ़ते हो, तो फिर आपको बोरिंग फील नहीं होती है। बिल्कुल। और जैसे कोई दूसरी वैकेंसी आ गई, तो फिर आप उसमें भटक गए, फिर तीसरी आ गई, उसमें भटक गए, तो फिर वो हुँ, भटकाव हो हुँ। जाता है। और तीसरा भटकाव ये है कि जब सोशल मीडिया पे अपन ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो बिल्कुल। अलग-अलग फिर वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी मिलती है, अलग-अलग लोगों के विचार मिलते हैं, तो आपको कोई विचार नहीं चाहिए, आपका एक विचार है वो काफ़ी है। उसके ऊपर जी। विश्वास कीजिए और उसी के साथ जिए, तो फिर सफल हो जाओगे। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बेहतरीन बात आपने कही कि लक्ष्य केंद्रित रहना चाहिए और हमें उसी को ध्यान में रखते हुए अपने सारे प्रयास करने चाहिए। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात, जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, निश्चित रूप से मोबाइल को हम अपने जीवन से बाहर करके यदि देखें, तो जीवन बड़ा दुश्वार नज़र आता है, दुष्कर नज़र आता है। ऐसे में मोबाइल निश्चित रूप से इस बात की भी पूरी संभावना है कि वो हमारे अध्ययन में सहायक होता है, और इस बात की भी पूरी संभावना है कि सबसे बड़ी बाधा भी मोबाइल बन जाता है। तो आप मोबाइल का कितना यूज़ कर रहे थे अपनी तैयारी के दिनों में? या फिर यदि बहुत लिमिटेड यूज़ किया आपने मोबाइल का, तो फिर खुद को नियंत्रित कैसे किया? क्योंकि जब हम इंस्टाग्राम देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, स्नैपचैट देखते हैं, तो ये तमाम चीज़ें, और दोस्त आए दिन नई-नई चीज़ें पोस्ट डाल रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं। तब हम अपने आप को नियंत्रित, विशेष रूप से वो लड़का या लड़की जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, वो अपने आप को मोबाइल से दूर कैसे रखें? तो उसमें मोबाइल से दूरी, बिल्कुल दूरी बनाना भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी जो मटेरियल है सारा पुस्तकों में भी नहीं होता है, कुछ ऑनलाइन भी सर्च जी, करना पड़ता बिल्कुल। है।
तो पढ़ते-पढ़ते अपन को कुछ सर्च करने के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसी जो अनवांटेड जो ऐप्स है या कुछ चीज़ें हैं जो जिसकी जी, ज़्यादा कोई स्टडी से कोई संबंध नहीं है, जी, जैसे इंस्टा हो गया, इसकी ज़्यादा ये मनोरंजन का साधन है लेकिन स्टडी का साधन नहीं है। जी, तो ऐसी फेसबुक या इंस्टा जिसमें आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है और ज़्यादा इन्वॉल्व होते हो, वो जी, नहीं रखना चाहिए पढ़ाई के दौरान। जी, बाकी और मोबाइल यूज़ करने का अच्छा तरीका ये है कि जब आप पढ़ रहे होते हो तो उस समय तो आप साइड में रख दीजिए उसको, ओके, स्विच ऑफ मोड पे रखो या जिस मोड पे रखो आप जी, दूर रखिए। और जब आपको लगता है कि अब मैं पढ़ाई कर ली है और अब मुझे 5 मिनट 10 मिनट देखना है तब पास रखिए। जी, पढ़ने के टेबल पे मोबाइल नहीं होना चाहिए। जी। जहाँ अपन ये आप जो बात कर रहे हैं बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, जैसे मैं कोई किताब पढ़ रहा हूँ, विशेष रूप से इंग्लिश को ही हम देखें, एक पेज पर पढ़ते हुए जब मुझे कोई स्पेलिंग नहीं आती है, तो मैं तुरंत मोबाइल उठा लेता हूँ, उसमें सर्च करने लगता हूँ। और एक बार मोबाइल उठा लेने का मतलब है कि आपके 20-30 मिनट खराब हो गए हैं। तो ये जो समस्या है, आपके सामने भी थी, या फिर आप कि इतने समय तक मोबाइल को देखना ही नहीं है, किताब जो पढ़ रहे हैं आप, उसे मीनिंग नहीं आ रहा है, या फिर कुछ ऐसा हुआ कि इस बात को और बेहतर ढंग से समझने के लिए आपको गूगल की सहायता चाहिए त्वरित रूप से, तब आप क्या करते थे? उस टॉपिक को, उस बिंदु को उसी वक्त मोबाइल में देख लेते हैं, या फिर बाद में देखेंगे? मैं ऐसा करता था, एक खाली पेज रखता था अपने पास जी, और जिस पुस्तक को पढ़ रहा हूँ तो उसमें लिख देता था पेज में कि इस पेज नंबर पे, और ये उसको हाइलाइट कर लेता था उस लाइन को या अंडरलाइन कर लेता था कि जी। ये मुझे 6 करना है। तो पेज नंबर के साथ मैं एक ब्लैंक पेज के ऊपर लिख देता था हुँ, कि इस हुँ। पेज नंबर पे मुझे 6 करना है। तो जी, दिन में मान लो मैं 5-6 घंटे नियमित पढ़ा और ऐसे करके मेरे पास 5 से 10 बार ज़रूरत पड़ी मुझे मोबाइल देखने की। जी, तो वो मैंने नोट डाउन कर दिया और जब मैं फ्री हुआ बिल्कुल कि अब मैंने किताब पढ़ ली है, तो जी। एक बार वापस उसको मोबाइल को उठा लिया ओके, और जो सर्च करना था वो सारा सर्च कर दिया और पेज नंबर लिखा हुआ है, वहाँ जाके जी, उसको भी लिख दिया उस बुक के ठीक अंदर, है। ऐसे काम किया था। तो ये टेक्निक रही तैयारी के हुँ। दिनों में आपकी। एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है, जब हम किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे होते हैं, तो जैसा हमारा सामाजिक और धार्मिक ढांचा है, हम उसे धार्मिक आस्था कहें या अंधविश्वास कहें, लेकिन हर एक लड़का या लड़की जो किसी कॉम्पिटिशन की, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, रोजगार की तलाश में है, निश्चित रूप से उसकी आस्था जिस इष्ट देव में होती है, या फिर जहाँ कहीं भी होती है, वो उसके सहारे अपनी उस यात्रा को, पढ़ाई की यात्रा को सुगम बनाना चाहता है। कुछ लोग भाग्य देख रहे होते हैं, भाग्य पूछ रहे होते हैं, कुछ लोग राशिफल देख के उस हिसाब से काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग मंदिरों में मनौतियाँ मांग रहे होते हैं, यदि मेरा चयन हो गया तो फिर मैं सवामणि करूँगा या फिर वहाँ तक की यात्रा करूँगा, इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं। तो एक पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है, जो हमें धार्मिक बनाता है, जो हमें इस बात के लिए एक तरह से प्रेरित करता है कि हम यदि सफल होंगे जब कभी भी, तो निश्चित रूप से इस रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ मेहनत को ही हथियार बनाते हैं, उसको औजार बनाते हैं, टूल बनाते हैं, और उसी के सहारे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो मेरी रुचि इस सवाल में है, ये जानने में है कि अध्ययन के दिनों में, पढ़ाई के दिनों में बहुत बार ऐसा भी होता है, कुछ लोग कहते हैं कि मोटिवेशन मिलता है भगवान के नाम से या फिर अपने इष्ट देवों को याद करने से। तो जब निराशा हावी होती है तैयारी करते हुए, या फिर जब ये लगता है कि मेरा चयन होगा या नहीं होगा, उस विकट दौर में, उस निराशा के दौर में आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते थे? क्या आपकी भी ऐसी धार्मिक आस्था थी कि कुछ विशेष अनुष्ठान कर लेने से, राशिफल देख लेने से, कुछ विशेष प्रकार की अंगूठियाँ पहन लेने से चयन हो जाएगा? या फिर आपके दिमाग में कुछ और चलता था? मेरे दिमाग में ये हो सकता है कि कुछ समय पहले तो ये चल रहा होता और चलता भी था कि भई सब कुछ पूजा पाठ करेंगे, उसी से हो जाएगा काम। जी, लेकिन जब मैंने ऐसे पढ़ाई अच्छे से पढ़ाई की और मुझे लगा कि भई अब है जो पढ़ाई अच्छे से करनी है, ठीक है? और बोधि जी, फाउंडेशन में मैं रहा, जी, तो उसके बाद ये पता चला कि भई मेहनत इम्पोर्टेंट है। जी, मैं ये मानता हूँ कि जैसे कि राशिफल देख लिया और किसी को उन्होंने बता दिया कि भई आपका ये जो महीना है या ये साल अच्छा जाएगा, तो जी, उसको तो पुश मिल जाएगा एक काम करने की। जी। लेकिन जिसको बोल दिया आपका अच्छा नहीं है तो लेकिन वो करना चाहता है फिर भी नहीं होगा, क्योंकि उसका बिल्कुल, मानसिक ये स्तर बिल्कुल, गिर बिल्कुल। जाएगा कि मेरी राशि मेरे साथ नहीं है तो मेरा हुँ, चयन हुँ। नहीं होगा। तो जी। इससे अच्छा देखिए नहीं, आप अपनी मेहनत पे विश्वास कीजिए। भई बिल्कुल। पॉजिटिव मिलेगी तो अच्छी बात है, जी। लेकिन नेगेटिव मिल गया तो आप मेहनत करना हुँ, छोड़ हुँ। दोगे, बिल्कुल, जबकि मेहनत करना तो छोड़ना नहीं है। बिल्कुल। तो मैंने ना तो किसी को पूछा, जी। बिल्कुल नहीं पूछा कि मेरी राशि में क्या चल रहा है, वो जैसे कि सूरजगढ़ कोई बोलते कि सूरजगढ़ आप में इतना माँगता है, आपकी राशि ये है, आपके अच्छा, लिए ये है, आप जोधपुर रहोगे तो अच्छा रहेगा, वहाँ अच्छा। जाओगे तो अच्छा रहेगा।
इस दिशा में मत जाना, इस दिशा में ऐसा मत करना, तो मैं इनमें विश्वास नहीं करता था। मतलब ये बहुत सारे लोग जिस लक फैक्टर की बात करते हैं, हम्म, आप उसमें भरोसा नहीं कर रहे थे, बिल्कुल नहीं कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। जी, इसी से जुड़ी एक बात और निकल के आती है कि जब हम इन चीज़ों में भरोसा नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं मोटिवेशन की ज़रूरत तो रहती है हमें, क्योंकि हर व्यक्ति जीवन के हर एक मोड़ पर दिन के 24 घंटे अपने आप को मोटिवेट रख पाएगा, उसका वही हौसला बना रहेगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो जब कभी निराश होते हैं हम, किस महापुरुष को अपना आदर्श मानते हैं आप, जिसको देख के, जिनको याद करके आपकी ऊर्जा वापस लौट आती है, आप दुगनी मेहनत करने लगते हैं, निराशा दूर हो जाती है? ऐसे पड़ाव जब-जब जीवन में आते हैं, किस महापुरुष की याद आती है? भारतीय इतिहास में से कोई एक नाम आप लेना चाहें तो? जब महापुरुष की बात आती है तो मेरे आदर्श डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं, क्योंकि जी। जब ऐसी स्थितियां विकट थी और बिल्कुल सामाजिक आर्थिक रूप से बहुत वीक थे और एक उच्च लेवल की शिक्षा प्राप्त की, एक जी। नॉर्मल नहीं, और उस स्थिति में इतना कुछ करने के बाद मतलब इतना कुछ किया, और हमारे पास आर्थिक लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार है और सामाजिक हुँ। प्लेटफॉर्म देने के लिए भी तैयार है, तो अपना काम तो केवल मेहनत ही है। तो जी। इसलिए मैं आदर्श उनको मानना चाहूंगा कि वो कभी भी रुके नहीं, उनके जी। साथ जितनी समस्या आई उन्होंने सामना किया है और समस्या को एक जीवन का हिस्सा बनाया। जैसे प्रॉब्लम इज द पार्ट ऑफ द लाइफ एंड सॉल्यूशन इज द आर्ट ऑफ द लाइफ, जी, उन्होंने उस बिल्कुल। पे काम किया कि समाधान ही जीवन का एक नियम है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और आप ही की तरह मेरे ख्याल से भारत ही नहीं, भारत से बाहर भी ऐसे लाखों लोग होंगे, करोड़ों लोग होंगे, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं और अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में कि आप 1 साल, 2 साल, 4 साल मेहनत करते हैं बहुत ईमानदारी से, और वर्षों की मेहनत के बाद जब आपके परिवार के लोग इस उम्मीद में बैठे होते हैं कि हमारे बेटे या बेटी का चयन होगा, हम इस उम्मीद में बैठे होते हैं कि हमारा चयन होगा, तो फिर आखिर में वो पल आता है जब कोई दोस्त फ़ोन करके कहता है कि तेरा चयन हो गया है या रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट चेक कर। आपको आपके चयन की सूचना सबसे पहले किसने दी और आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी रिज़ल्ट जानने के बाद? चयन की प्रतिक्रिया जो बताया है वो मेरे हॉस्टल के साथी थे, खेताराम जी, उन्होंने मुझे बताया कि आपका रिजल्ट आ गया, तो मैंने तुरंत परिवार से रिजल्ट देखा जी। और रिजल्ट आते ही जो मेरा जो स्कूल एजुकेशन के समय मुझे जो हेल्प की थी और जी। जो इंटरेस्ट इंग्लिश के प्रति क्रिएट किया था, उनको मैंने जी। कॉल किया, ओम जी। प्रकाश जी। जी, जी। फिर बाद में शिव सर को कॉल किया मैंने, फिर जी। बाद में हमारे जी हेल्प सर जो गुरनानी सर है, जी। उनसे मैंने बात की, फिर घर वालों से की। जी। मुझे ध्यान है कि भाई इस दौरान मुझे शिक्षा से जुड़े हुए लोगों ने ज़्यादा हेल्प की है, घर वालों जी, ने तो जी। इमोशनल किए, जी। लेकिन एजुकेशन उन्होंने ज़्यादा हेल्प की, तो उनको मैंने पहले बिल्कुल, याद किया। बिल्कुल। और ये कृतज्ञता का भाव होना भी चाहिए हमारे मन में उन लोगों के प्रति जो हमारी सफलता प्राप्ति में सहायक रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि जब भी हम विशेष रूप से प्रति वर्ष मैं देखता हूँ जब 10वीं और 12वीं क्लास के रिजल्ट घोषित होते हैं, तो जो मेरिटोरियस बच्चे होते हैं, जिनके अच्छे अंक आते हैं, उनके साक्षात्कार हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर्स में। तो जब रिपोर्टर्स उनसे पूछते हैं कि आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, तो अधिकांश बच्चों का ये रहता है कि हमें आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। टीचर बनने का निर्णय, और टीचर में भी इंग्लिश का टीचर बनना है, इस निर्णय के पीछे कौन-सी चीज़ें आपको प्रेरित करती रही? निर्णय ये था कि जैसे 12th तक तो ये एक अंधकार सा होता है, कोई लक्ष्य फिक्स नहीं होता है। जी। जैसे अपन बीए करते हैं, फिर बाद में और चेंज हो जाता है, फिर हुँ। आगे करते और चेंज हो जाता है। जी। लेकिन मेरा तो शुरू से यही था। मेरे और साथी थे, वो यूपीएससी, आरएस की तैयारी कर भी रहे हैं, लेकिन जी। मुझे था कि मुझे पढ़ते रहना है, सीखते रहना है। तो एक जी। शिक्षक का एक अच्छा पेशा है जिसमें आप पढ़ भी सकते हो और पढ़ाते तो हो ही, तो बिल्कुल। पढ़ाने के लिए आपको बार-बार पढ़ना भी पड़ेगा। जी। तो इसलिए मुझे ये पेशा बार-बार है जो प्रेरित कर रहा था। तो मुझे पढ़ने में भी रुचि है, बार-बार पढ़ने जी। में, तो मैं अच्छी पुस्तकें पढ़ता हूँ और उसको फिर जी। बच्चों के सामने पेश और करता हूँ। इंग्लिश का ही टीचर क्यों बनना है? इसके पीछे कौन-से फैक्टर इसके रहे हैं? पीछे सबसे बड़ा तो वही है कि रोज़गार सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है। जी। क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब मेरी पॉलिटिकल साइंस भी स्ट्रॉन्ग थी। जी। तो पॉलिटिकल में मार्क्स भी खूब आए थे मेरे, जी। 94 के आसपास आए थे 100 में से। तो मेरे गुरुजी ने बोला कि अच्छी बात है, पॉलिटी आपकी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपको रोज़गार ज़रूरी चाहिए। तो उन्होंने जी। बोला कि आप इंग्लिश विषय लो और इंग्लिश को पढ़ो बार-बार, तो आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। तो मैंने जी। कहा ठीक है सर, तो फिर मैंने इंग्लिश को अपना लाइफ़ का हिस्सा बना लिया। बिल्कुल, तो लक्ष्मण जी जो बात कह रहे हैं उसका तात्पर्य ये नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस में रोज़गार की संभावना नहीं है, हाँ। लेकिन सर ने जिस ढंग से मोटिवेट किया आपको, तो आप इंग्लिश जो है उसका चयन करना आपके लिए आसान हो गया। बहुत-बहुत धन्यवाद। एक और सवाल निश्चित रूप से, क्योंकि हम चयनित हो चुके हैं, लेकिन आज भी हज़ारों लाखों लोग हैं जो
इंग्लिश लेक्चरर की तैयारी कर रहे होंगे, आप यदि कुछ रेफरेंस बुक्स के नाम उनसे साझा करना चाहें ताकि उनकी तैयारी आसान हो जाए, उनकी राह आसान हो जाए, कि किन किन किताबों की सहायता मिली आपको इस परीक्षा को पास करने में, उन किताबों के नाम, लेखकों के नाम यदि आप साझा करना चाहें। जी, तो ग्रामर के लिए तो अपने विश्व प्रसिद्ध पुस्तक एक ही है, वो सभी लोग नाम भी लेते हैं, रेनन मार्टिन। हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर नाम हाई की, स्कूल जी। इंग्लिश ग्रामर, रेनन मार्टिन, जी। वो पुस्तक सबसे बेस्ट है जी। किसी भी वैकेंसी के लिए जिसमें इंग्लिश आती है। जी। और लैंग्वेज 1-2 बार टफ लगेंगी, जी। जब कोई नया विद्यार्थी है और इंग्लिश पढ़ेगा तो उसके लिए टफ रहेगी, लेकिन जी। जब समझ में आ जाएंगे तो बढ़िया है, एकदम बेस्ट है। जी। और इसके थोड़ा एडवांस लेवल पे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन उसमें भी आते हैं जो है एप्टीट्यूड, और ओके। उसमें से केवल प्रीपोजिशन एंड आर्टिकल्स, केवल 2 ही ओके। टॉपिक है, वो उसमें से पढ़ना है। जी। उसके अलावा थॉमसन एंड मार्टिनेट, उस जी। पुस्तक में से भी केवल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और आर्टिकल्स, ये 2 चीजें जी। पढ़नी है उसमें से। ओके। और फिर हाल ही में जो आरपीएससी के जो पेपर हुए हैं उसमें वो माइकल स्वान की और भी बढ़ रहा है, थोड़ी जी। बड़ी जी। पुस्तक है, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन प्रेडिक्शंस वहां से भी थोड़े कर लेने चाहिए, जी। क्योंकि जैसे आरपीएससी अपना स्तर बढ़ा रहा है तो अपन को भी उसके अनुसार जी। चलना जी। भी चाहिए। पूरी जी। पुस्तक नहीं पढ़नी, लेकिन प्रेडिक्शंस है जो वो वहां से भी जी। जी। कर लेना चाहिए। और बाकी जो मूल टेक्स्ट है, जैसे एज यू लाइक इट, लिटरेचर में। लिटरेचर जी। में एज यू लाइक इट हो गया, मैकबेथ हो गया, तो रामा ब्रदर्स के टेक्स्ट आते हैं। जी। जी। उसमें पहले तो जो शेक्सपियर की जैसे राइटर है तो उसकी इंग्लिश, फिर बाद में उसको साधारण इंग्लिश में लिखा गया है, तो जी। समझने में आसानी रहती है। जी। कोशिश करें कि इंग्लिश का ही टेक्स्ट ले, हिंदी जी। का ना ले। इंग्लिश की तैयारी करने वाले बहुत सारे देहाती बैकग्राउंड के बच्चे जो है ये गलती भी करते हैं कि वो हिंदी में पढ़ रहे होते हैं, तो बड़ी दुविधा उत्पन्न होती है। एक लास्ट जो पोर्शन आईसीटी का या फिर उसके बारे में। आईसीटी अभी तक तो हमारे जो थी वो इंग्लिश में ही आती थी, जी। जैसे संस्कृत शिक्षा विभाग में वो इंग्लिश में आई थी, जी। तो उसमें 30 क्वेश्चंस आते थे, तो वो सारे इंग्लिश में आती थी। तो फिर जी। हमारे लक्की आहूजा मैम की है पुस्तक ओके। है वो आईसीटी की, वही मैंने पढ़ी थी। जी। जी। तो तो मतलब ये आधार रही किताबें तैयारी के दिनों में, बाकी जी हेल्प के नोट्स भी रहे होंगे। जी, जी हेल्प के और नोट्स तो इसलिए ज़रूरी थे क्योंकि ये पुस्तकें तो कुछ सिलेबस कवर करेगा, जी। लेकिन कंप्लीट यदि अपने पास एक गाइड बुक के लिए चाहिए तो वो जी हेल्प बेस्ट है, सबसे जी। बेस्ट है। जी। क्योंकि वो जैसे-जैसे सिलेबस अपडेट होता रहता है तो उस अपडेट के अनुसार वो सब कुछ अच्छे से लिखा हुआ है। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है, ये तो पढ़ाई-लिखाई की बातें हुई, प्रतियोगी परीक्षा की बातें हुई। मैं ये जानना चाहूँगा कि खाली समय में लक्ष्मण क्या करते हैं? आपकी अभिरुचियाँ क्या है? और किन चीज़ों के माध्यम से, किन कामों के माध्यम से जब आप पढ़ नहीं रहे होते हैं, तो उस खाली समय का सदुपयोग कैसे करते हैं? जो खाली समय ऐसा होता था तो सबसे अच्छा तो काम ये था कि मैं रूम से उठ करके बाहर है जो एक नेचुरल एनवायरनमेंट में चला जाता था, जी। और जो पक्षियों की आवाज़ है या फिर हरे घास या पौधे हैं उसको देखना, और कभी-कभार तो वो मेरे को बोलते भी थे विद्यार्थी, जैसे फूल तोड़ के उसको सूंघ रहा हूँ, मतलब उस जी। प्रकृति में थोड़ा खेल जाता था और फिर बाद में वापस पढ़ने लग जाता था। या फिर मेरे को कुकिंग में भी थोड़ा अच्छा रुचि है, तो जी। वहाँ हेल्प करवा देता था खाना बनाने की, आज मेरी रुचि है तो आज मैं बना लूँगा। जी। और फिर बाद में ज़्यादा बोर होता हूँ तो वो तो ट्रैवलिंग, वो फिर ज़्यादा होता हूँ, तो बाकी इतना होता नहीं हो, बाकी जी। वो ट्रैवलिंग। आप अपने आप को व्यस्त रख लेते हैं हाँ, किन्हीं हाँ। कामों के माध्यम से। चलिए, बहुत अच्छा है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वो सारे युवा जो आपकी तरह तैयारी कर रहे हैं, अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि ऐसे अनगिनत लोग होंगे, युवा होंगे, जो किराए के कमरों में घर से दूर रह रहे हैं। ऐसे हज़ारों युवा होंगे जो किसी न किसी स्तर पे संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो जातीय भेदभावों के लिहाज से हो, आर्थिक रूप से हो, सामाजिक पृष्ठभूमि के हो, पारिवारिक समस्याओं के हो। तो उन तमाम युवाओं को जो इस वक़्त प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आप कोई सूत्र बताना चाहें, जो उनकी सफलता को आसान कर सके, उनकी मेहनत का जो रास्ता है, उसे सुगम बना सके? तो सबसे अच्छा जो तरीका ये है कि आप पहले तो जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसमें आप टाइम ले लीजिए, लेकिन निर्धारित करने से पहले उसके ऊपर विचार मंथन कीजिए। जी। किसी के द्वारा दिया गया लक्ष्य लंबे समय तक नहीं टिकेगा। तो जी। आप अपना जब लक्ष्य बनाते हो तो उसके ऊपर मंथन कीजिए कि मेरी क्या क्षमता है और लक्ष्य की क्या वो जी। कैपेसिटी है, वो कब तक मुझे प्राप्त होगा। जी। तो पहला काम तो लक्ष्य का निर्धारण अच्छे से करें, और जब जी। कर ले तो उसके ऊपर पूरा विश्वास कीजिए कि भाई मेरा लक्ष्य है तो जी। मुझे प्राप्त होगा। और जब आप उसके ऊपर विश्वास करोगे तो आप उसके अनुसार काम भी करोगे। बिल्कुल, तो एक बिल्कुल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम फैक्टर काम करता है, जी। यानी जी। जो चीज़ आप चाहते हो उसको अपनी ओर बिल्कुल, अट्रैक्ट बिल्कुल। करो, जी। आकर्षित करो। जी। तो आप बार-बार उस लक्ष्य के बारे में विचार करो जी। और ऑथेंटिक पुस्तकों को बार-बार पढ़ो। जी। ज़्यादा पुस्तकें इकट्ठा नहीं करनी है, कम पुस्तकों को बार-बार हुँ, पढ़ना हुँ। बेहतर है, की तुलना में कि ज़्यादा जी। पुस्तकें जी। कम
बार पढ़े। जी जी तो बार बार पढ़ना और एक अपने लक्ष्य के ऊपर विश्वास बनाए जी रखना, जी ये। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते लक्ष्मण जी, आप अपने कुछ दोस्तों के नाम लेना चाहें जो आपकी तैयारी में सहायक रहे, स्कूल कॉलेज के दिनों में या इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दिनों में या फिर बौद्धिक फाउंडेशन के हॉस्टल में भी, तो ऐसे कुछ दोस्तों को याद करना चाहें आप, जिनके प्रति आप बहुत एहसानमंद रहते हैं कि वो अगर जिंदगी में नहीं होते तो सफलता शायद और मुश्किल होती और दुर्गम होती, ऐसे कुछ दोस्तों के नाम साझा करना चाहें। स्कूल एजुकेशन में मेरे मित्र कृष्ण और देवाराम, और जी मेरे तैयारी के दौरान मेरे जो साथी क्लास में जो पढ़ने वाले साथी थे, वो जो वीरेंद्र सर थे, जी वो मैं उनको सर इसलिए क्योंकि वो हमारे सीनियर थे और वो हर एक चीज को हमको अच्छे से समझाते थे। जी तो कोई भी विद्यार्थी ऐसा होता है जो पढ़ना चाहता है, तो उसको अपने से एक सीनियर से भी कांटेक्ट रखना चाहिए जी जो पढ़ाई में आपसे उच्च लेवल का हो। जी तो वो मैं उसको क्वेश्चन भेजता था, वो उसको तुरंत प्रभाव से आंसर भी दे देते थे। जी जी और बोधि फाउंडेशन के दौरान तो मेरे सभी साथियों ने समान रूप से प्रेम किया है। तो उसमें एक व्यक्ति विशेष का तो है जी नहीं, क्योंकि सभी ने पूरा स्नेह और बिल्कुल प्यार दिया बिल्कुल है। जी। तो बोधि फाउंडेशन तो पूरा परिवार ही मेरे वो साथ अपने है। आप में एक बहुत बड़ा परिवार है जहाँ जी, सारे जी। बहुत परिचित सदस्यों की तरह रहते हैं। जी, जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी, आप पधारे और इतनी सुंदर सार्थक बातचीत के लिए। निश्चित रूप से सुनने वाले बहुत से साथी इससे मोटिवेट होंगे, उनको प्रेरणा मिलेगी और हम देखेंगे कि निकट भविष्य में आपकी तरह और भी बहुत सारे युवा चयनित होकर स्कूल लेक्चरर में, इंग्लिश लेक्चरर के रूप में हमारे सामने आएंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। लक्ष्मण जी की तरह किसी और नए युवा साथी के साथ जो हाल ही में किसी प्रतियोगी परीक्षा में चयनित हुआ है, उनके साक्षात्कार के साथ अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। तब तक नमस्कार।